मध्य पूर्व में छिड़ गई। होने वाली है वर्ल्ड वॉर की तैयारी। क्या करेगा अब इजराइल इन हमलों से बचने के लिए? क्या इसलिए लगा दी गई इजराइल में इमरजेंसी? इस जंग में भारत का रुख क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर इजराइल पर भारत के न्यूट्रल रुख के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दरअसल दोस्तों, इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ता जा रहा है और हाल की घटनाओं में शत्रुता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 25 अगस्त 2024 को हिजबुल्लाह ने अपने एक कमांडर की हत्या के प्रतिशोध में उत्तरी इजराइल में 320 से अधिक रॉकेट दागे। और गौर करने वाली बात यह है कि यह महीनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सबसे तीव्र गोलीबारी में से एक था, जिसमें दोनों पक्षों को हताहत होना पड़ा। जहां लेबनान में 3 और इजराइल में 1 की मौत की पुष्टि हुई। और फिर सभी जानते हैं कि अगर इजराइल पर कोई देश हमला करेगा तो क्या होगा। जो आप सोच रहे हैं वही हुआ। जी हां, जवाबी कार्रवाई। जहां इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, इजरायली सेना ने कहा कि इन खतरों से बचने के लिए आत्मरक्षा में इजरायली सेना लेबनान में उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से हिजबुल्लाह इजराइल के आम नागरिकों पर हमले करने की साजिश रच रहा था। पर सवाल यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले के बाद आपातकाल क्यों घोषित किया, जबकि हमास के साथ उसकी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। पर तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो आपको बता दें, ईरान में इजराइल के हमले में हमास के नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के कमांडर फव्वाद शुकर की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान और हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खाई है। अब हिजबुल्लाह के हमले और इजराइल के पलटवार ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके ऑपरेशन का पहला चरण तो पूरा हो गया है, लेकिन फव्वाद की मौत का बदला पूरा नहीं हुआ। उसने कहा है कि इजराइल से बदला लेकर रहेगा, जिसके बाद इस दावे को और हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को देखते हुए इजराइल अलर्ट मोड में आ गया है और हिजबुल्लाह के दूसरे चरण के हमले की आशंका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इससे इजराइल की हवाई सेवाएं तक प्रभावित हो रही हैं और तेल अवीव से आने जाने वाली उड़ानों में देरी हो रही है। यहां तक कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो हवाई सेवा बंद ही है। हिजबुल्लाह के संभावित हमले को देखते हुए ही पिछले दिनों इजराइल में 48 घंटे के आपातकाल घोषित किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद इस आपातकाल की घोषणा की थी, लेकिन इजराइल जैसे ताकतवर देश ने यह फैसला क्यों लिया? तो ऐसा इसलिए किया गया है कि हाल ही में जो हमले हुए हैं वो काफी तेज थे और इस हमले के बाद और हमलों की आशंका बनी हुई है। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाकर नागरिकों को चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह अभी और मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रव्यापी आपातकाल लागू कर रहा हूं, क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। यह एक तरह से अपने लोगों को अलर्ट करने और हर हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने का एक संकेत है। और यह बात इजराइल भी मानता है कि हिजबुल्लाह के पास भी दुनिया के सबसे भारी हथियार हैं। उसके पास 107 से 122 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाले कत्यूशा रॉकेट हैं। इसके अलावा 75 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने वाले फज्र 5 रॉकेट, 250 से 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम फतेह 110 मिसाइलें और 300 से 350 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में सक्षम स्कड मिसाइलें हैं। इनके अलावा 60 किलोमीटर तक रक्षा करने में सक्षम पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से भी हिजबुल्लाह लैस है। यानी वह इजराइल पर हमला करने में तो सक्षम है ही, साथ ही इजराइल के पलटवार से खुद का बचाव भी कर सकता है। और हैरानी वाली बात यह है कि अगर इजराइल जरा भी चूकता है तो हिजबुल्लाह के हमले से उसे और भी नुकसान पहुंच सकता था। दरअसल हिजबुल्लाह की तैयारी 6000 रॉकेट से हमले की थी, जिसके बारे में इजराइल को भनक लग गई और उसने तमाम एयरबेस से 100 से अधिक फाइटर जेट से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया। उसने हिजबुल्लाह के हथियारों के भंडार को निशाना बनाया और उसके 40 ठिकानों पर हजारों रॉकेट और मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। फिर भी इस बात का दावा नहीं किया जा सकता है कि हिजबुल्लाह को इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया है।
अभी पलटवार की आशंका बनी हुई है। इसी के कारण इजराइल में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, हमास के साथ इजराइल लंबे समय से लड़ रहा है, तो इजराइल को उसकी ताकत का भी अंदाजा है। वहीं लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह से ऐसे हमले की उम्मीद शायद उसे नहीं थी। वैसे भी गाजा पट्टी में बनने वाले हमास के हथियार कई बार उसे दगा भी दे चुके हैं। इसी के कारण इजराइल को लगता है कि हमास के हमलों का वह आसानी से सामना कर सकता है, जबकि हिजबुल्लाह उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे हमास के पास हथियारों की कमी नहीं है। उसके पास कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और मोर्टार हैं। इनकी जद में इजराइल के अंदर का 200 किलोमीटर तक का इलाका आ सकता है। हमास के पास 75 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम AM-75, 100 किलोमीटर की क्षमता वाली फज्र, 120 किलोमीटर तक हमले की क्षमता वाली R-160 और AM-302 मिसाइलें भी हैं। इनकी जद में यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक आ सकते हैं। हालांकि इजरायली सेना पहले दावा कर चुकी है कि उस पर हमास हजारों मिसाइलें और रॉकेट दाग चुका है। इनमें से कई मिसाइलें गाजा पट्टी में ही गिर गईं। इससे गाजा पट्टी में हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा हमास के मिसाइल और रॉकेट हमलों से निपटने के लिए इजराइल अपने आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम पर भी भरोसा करता है। उसका दावा है कि ऐसे 90% हमलों को उसका सिस्टम रोक लेता है। दोस्तों, हाल ही में गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में जारी वार्ता पूरी हो चुकी है। वार्ता में शामिल मध्यस्थों में से सिर्फ अमेरिका ने ही इस वार्ता को आशाजनक बताया है। जहां एक अमेरिकी अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि काहिरा में पिछले कई दिनों से चल रही बंधक वार्ता आशाजनक रही है और सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद जगी है। दूसरी तरफ मिस्र के मध्यस्थों ने बताया कि वार्ता बिना किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे खत्म हो गई है। यहां पर टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक मिस्र के सूत्रों ने बताया कि न तो हमास और न ही इजराइल किसी भी समझौते पर सहमत हुए हैं। फिर भी अमेरिका दावा कर रहा है कि पिछले 4 दिनों से चली आ रही वार्ता में सीज फायर की उम्मीद जगी है। इसके अलावा अब भारत का रुख भी साफ होता जा रहा है, क्योंकि इस पूरे जंग में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रही हैं। कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार से इजराइल को मदद न पहुंचाने की बात कही है और अब नरेंद्र मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी JDU ने भी विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाए हैं, जिसको लेकर JDU प्रवक्ता केसी त्यागी ने केंद्र सरकार से इजराइल को गोला बारूद ना मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने ये मांग दिल्ली में फिलिस्तीन नेता मोहम्मद मकरम बलावी से विपक्षी सांसदों की मुलाकात के बाद कही है। केसी त्यागी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जनता पार्टी के समय से ही हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और यहां तक कि भारत सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। त्यागी ने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि गाजा में बूढ़े, बच्चों, महिलाओं और मासूमों पर अत्याचार रुके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या फिर भारतीय इतिहास की तरह फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दोस्तों, ऐसे ही इंटरनेशनल खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।